असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसे सुधार करो। तो आइए दोस्तों, उद्देश्य बायोलॉजी क्लासेज के में आप लोग का फिर से स्वागत है। और हम लोग उस समय देखे थे पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन 10 तक। आज हम लोग लेकर क्या है 11 नंबर क्वेश्चन से, और फिर हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से क्या है और क्या है, किसके बारे में हम लोग कैसे किस तरह से देखते हैं। देखिएगा, जैसे इनफ्लोरेसेंस इन कोरिएंडर इज फाउंड, यानी धनिया में पुष्पक्रम पाया जाता है। तो धनिया में पुष्पक्रम पाया जाता है, कैसा पाया जाता है? तो एक चीज बता दें कि धनिया में जो पुष्प का जो क्रम होता है वो बिल्कुल छतरी की जैसा होता है। कैसा होता है? छतरी की जैसा। तो धनिया में जो पुष्प का जो क्रम रहता है बिल्कुल छतरी की जैसा होता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग अम्बेल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्बेल कहेंगे। और बहुत सारा जब छतरी के जैसा जब होता है तो उसे अम्बिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बिला कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है? 12 है आपका सह कोशिकाएं पाई जाती है। तो सह कोशिकाएं पाई जाती है, एंड कंपेनियन सेल इज फाउंड इन। सह कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो ये बिल्कुल आपका एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है बाबू। सह कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो फ्लोएम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में। याद रखिएगा, सह कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। सभी को लिख लीजिएगा बाबू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम स्थित है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन, यानी यह कहां पर स्थित होता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता क्या है और यह किस जगह पर स्थित होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना, हम एक संवहन बंडल का फिगर बना रहे हैं बाबू। संवहन बंडल का फिगर की बात करते हैं तो देखिएगा, ये आपका संवहन बंडल हो गया। क्या हो गया? संवहन बंडल। अब संवहन बंडल के फिगर हम लोग पूरी तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। संवहन बंडल का फिगर, अब उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं बाबू, तो देखिएगा संवहन बंडल के फिगर के बाद ना, यहाँ इसके आगे आप देखिएगा, आप लोग इस तरह से तो शायद पढ़े होंगे। चलिए देखिएगा, अब देखिएगा आखिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता कहां पर है। आपका क्वेश्चन क्या है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम स्थित है, यानी किस जगह पर स्थित है। देखिएगा, यदि हम लोग बात करते हैं तो ये जो बाहर वाला जो होता है इसको हम लोग फाइलम बोलते हैं। बाहर जो होता है इसको हम लोग फाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलम। जो बाहर में होता है इसे हम लोग फाइलम बोलते हैं। फाइलम। क्या बोलेंगे? फाइलम। और जो अंदर में होता है उसे हम लोग जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइलम। जो अंदर में होता है उसे क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। एक चीज याद रखना बाबू, जो अंदर में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसे हम लोग जाइलम बोल दे रहे हैं, और जो बाहर में कोशिकाएं पाई जाती है उसे हम लोग फाइलम बोल दे रहे हैं। और बीच में आपको दिख रहा होगा कि बीच में लाइनिंगवा जो दिख रहा है ना, बीच में जो आपको लाइनिंग जो दिखता है बाबू, बीच में आपको लाइनिंग जो दिख रहा था ना, देखिएगा बीच में जो आपको जो ये लाइनिंग दिख रहा था, ये वाला लाइनिंगवा जो दिख रहा था बीच में, इस लाइनिंगवा को ही हम लोग ना, इस लाइनिंगवा को ही हम लोग क्या बोलेंगे? तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलेंगे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर 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 कैम्बियम। कैम्बियम। अब एक चीज बताइएगा, जैसे ये आपका संवहन बंडल का फिगर है, संवहन बंडल का फिगर है। संवहन बंडल में आप देख सकते हैं कि बाहर में जो कोशिकाएं पाई जा रही है वो फाइलम, और अंदर में जो कोशिकाएं पाई जा रही है वो जाइलम, और जो बीच में ये जो आपको दिख रहा है लाइनिंगवा, इसी को बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो आपका क्वेश्चन क्या था बाबू? आपका क्वेश्चन यही ना था कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। देखिएगा, आपका क्वेश्चन जो है इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा बाबू, कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम स्थित होता है कहां पर स्थित होता है। अब आप अपना से भी आंसर दे सकते हैं। देखिएगा, इन पित इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। इन पित
ना। अब यदि दूसर का बात करते हैं तो इन बिटवीन वेसिकुलर बंडल यानी संवहन बंडल के बीच में, तो संवहन बंडल के बीच में एक जाइलम है, अंदर में फाइलम है, बाहर में, तो बीच में क्या है, तो बीच में है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा आपका बी, संवहन बंडल के बीच में। और देखिएगा आपका जो ऑप्शन सी जो दिख रहा है, आउटसाइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल, संवहन बंडल के बाहर कौन सा, फाइलम, संवहन बंडल के बाहर फाइलम है। और फिर यदि बात करते हैं इन वेसिकुलर बंडल, संवहन बंडल के अंदर कौन सा, तो जाइलम है। बात समझे। तो यहां पर यह भी क्वेश्चन दे सकता है कि संवहन बंडल के बाहर में कौन सा रहता है, तो फाइलम, अंदर में कौन सा रहता है, जाइलम, बीच में कौन सा रहता है, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। याद रखना और इसका भी फिगर बना लीजिएगा बाबू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, केचुआ का प्रथम खंड है ना। केचुआ का प्रथम खंड की बात करते हैं बाबू, तो मान लेते हैं जो केचुआ है बाबू ना, जो केचुआ है, केचुआ के प्रथम खंड की बात करते हैं हम लोग, तो केचुआ के प्रथम खंड को क्या कहते हैं, केचुआ के प्रथम खंड के क्या कहते हैं, यानी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म। सेगमेंट के मतलब होता है टुकड़ा, सेगमेंट के मतलब क्या होता है, टुकड़ा या खंड ना। तो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म यानी अर्थवर्म की यदि बात करते हैं, केचुआ की बात करते हैं, केचुआ को बाबू गांव देहात में क्या है, जोकटी भी बोला जाता है ना। और लोग इसी को क्या बोलते हैं, इसी केचुआ की बात करते हैं, तो ये केचुआ को लोग ले जाकर के मछली भी फंसाते थे। जिस समय लोग मछली फंसाते थे उस समय केचुआ को जोकटी नहीं बोला जाता, उस समय चारा लोग बोलते थे, इसलिए कि अगर चारा नहीं बोलिएगा तो मछली नहीं फंसता था, लोग ऐसा कहा करते थे, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। तो देखिएगा यहाँ क्या है, केचुआ का प्रथम खंड, केचुआ का प्रथम खंड की बात करते हैं, तो केचुआ का प्रथम खंड को क्या कहते हैं, तो केचुआ का प्रथम खंड बाबू यही है। प्रथम खंड को यदि बात करते हैं तो प्रथम खंड मुंह होता है। केचुआ का प्रथम खंड क्या होता है, मुंह होता है, यानी माउथ इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माउथ बोलेंगे, यानी मुंह जो होता है। अब इसी मुंह की बात करते हैं तो इसी मुंह को क्या बोला जाता है, इसी मुंह को बोला जाता है बाबू पेरिस्टोमियम। क्या बोला जाता है, पेरिस्टोमियम, यानी कौन आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। केचुआ का प्रथम खंड क्या है, तो मुंह है, और मुंह को ही क्या बोला जाता है, पेरिस्टोमियम। क्या बोला जाता है, पेरिस्टोमियम, लिख लेना बाबू। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, जीवित कोशिकाओं के भीतर, जीवित कोशिकाओं के भीतर यदि बात करते हैं, जीवित कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा स्रोत ना, जीवित कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा स्रोत कौन सा रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा बाबू, जीवित कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा स्रोत कौन, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह भी कहा जाता है, ऊर्जा का गृह, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा का गृह भी कहा जाता है। और ऊर्जा का गृह की बात करते हैं तो आखिर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को जमा करके भी रखता है, किसके रूप में, तो एटीपी के रूप में। किसके रूप में, एटीपी के रूप में। तो जीवित कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा का स्रोत क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डीएनए इज पॉलीमर ऑफ, डीएनए इज पॉलीमर ऑफ, यानी डीएनए पॉलीमर है, डीएनए क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर की यदि बात करते हैं तो दो शब्द ना, दो शब्द हमेशा याद रखिएगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो एक आप याद रखिएगा मोनो, याद क्या रखना है, मोनो, और एक याद रखना आपको पॉली। क्या याद रखना है, पॉली। एक मोनो और एक पॉली, मोनो और पॉली। मोनो और पॉली का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो के मतलब एक होता है, और पॉली के मतलब होता है एक से अधिक, एक से अधिक। पॉली का मतलब एक से अधिक, यानी मोर देन वन ना, मोर देन वन माने एक से अधिक आपका क्या होता है, एक से अधिक को पॉली बोलेंगे, और एक जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मोनो। तो यहाँ बोल रहा है कि डीएनए पॉलीमर है, माने पॉलीमर माने क्या, कि बहुत से मिल करके वो बना है। तो बहुत से क्या चीज से मिल करके बना है, तो वह न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बना है। किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से। तो याद रखिएगा डीएनए पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, तो न्यूक्लियोटाइड का। अब कहिएगा सर न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बना है, तो न्यूक्लियोटाइड तीन चीज से मिलकर बना है। पहला यदि बात करते हैं तो नाइट्रोजनी क्षार, पहला कौन सा, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, पहला नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना है। दूसर का यदि हम लोग बात करते हैं तो फॉस्फेट, दूसर का किससे, फॉस्फेट, फॉस्फेट से मिलकर बना है। तीसर का कौन से, यदि थर्ड यदि हम लोग बात करते हैं तो थर्ड पेंटोज शर्करा, थर्ड कौन सा, पेंटोज, पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा से मिल करके बना है, पेंटोज शर्करा से मिल करके बना है कौन, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड तीन चीज से मिलकर बना, नाइट्रोजनी क्षार यानी नाइट्रोजनी बेस
दूसरा का फॉस्फेट, तीसरा का कौन सा पेंटोज शर्करा से मिल करके क्या बना है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाते हैं पॉलीमर, और उसी पॉलीमर की बात करते हैं तो डीएनए क्या है पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है तो न्यूक्लियोटाइड का। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कोशिका चक्र के किस चरण में ना, कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए का प्रतिकृतियन होता है, तो एस फेज में होता है, अर्थात एस अवस्था में होता है। याद रखिएगा ये बहुत VVI क्वेश्चन है बाबू, इसको हमेशा पढ़ लीजिएगा, इसको बार बार क्वेश्चन पूछता भी है और पूछेगा भी, ज्यादा चांस है। प्रतिकृतियन के मतलब होता है बाबू फोटोकॉपी। प्रतिकृतियन का मतलब क्या होता है फोटोकॉपी, अर्थात फोटोकॉपी मतलब समझिए कि न्यू फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, यानी नया डीएनए का बनना, नया डीएनए का बनना, नया डीएनए बन जाता है बाबू ना। डीएनए का प्रतिकृतियां यानी नया डीएनए जो बनेगा वह कौन सा फेज में बनता है, तो वह एस फेज में बनता है। कौन सा फेज में, एस फेज में बनता है। बात समझ में आया। और देख लीजिएगा कैसे कहां पर एस फेज होता है। जैसे यहां पर यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा शॉर्टकट में थोड़ा समझिएगा। जैसे यहाँ पर ये आपका G1 फेज हो गया, ये आपका S फेज हो गया, ये आपका G2 फेज हो गया, ठीक है। अब यदि G की बात करते हैं तो G से मतलब होता है गैप 1, क्या होता है गैप 1। S के मतलब यदि बात करते हैं तो S के मतलब होता है साइंथेसिस, क्या होता है साइंथेसिस, S के मतलब साइंथेसिस, और इसका मतलब होता है गैप 2, क्या होता है गैप 2। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि हम लोग बात करते हैं तो इस अवस्था को हम लोग इंटरफेज बोल देंगे, क्या बोलेंगे इंटरफेज, इंटरफेज। और उसके बाद यहां से यहां तक के बात करते हैं तो ये आपका आ जाता है एम फेज में। कितने, कौन सा फेज, एम फेज। अब देखिएगा हम क्या बोले कि डीएनए का प्रतिकृतियन किस फेज में होता है, तो एस फेज में होता है। अब एस फेज में देखिएगा यहाँ पर जैसे G1 फेज में बात करते हैं तो आरएनए का ना, आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आरएनए कैसा होता है, तो आरएनए देखिएगा बाबू आपका ये जो आपको जो इस तरह से दिख रहा है ये क्या है आरएनए है, मैंने सिंगल लाइन रहेगा तो आरएनए। और इसी में यदि बात करते हैं, इसी में यदि बात करते हैं जैसे अगर डबल लाइन हो गया, डबल लाइन आ गया तो डबल लाइन आ गया तो क्या हो गया डीएनए, डबल लाइन में क्या हो गया डीएनए। तो ये अगर सबसे पहले यदि डीएनए बनने से पहले क्या बनेगा आरएनए, सबसे पहले क्या बनेगा आरएनए, यानी सिंगल लाइन बनेगा तब तो डबल लाइन बनेगा। तो सबसे पहले आरएनए बनता है, उसके बाद क्या बनता है डीएनए। तो इसी एस फेज में, इसी एस फेज में क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है बाबू, इसका भी फिगर बना लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में संपन्न होती है। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में संपन्न होती है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में संपन्न होती है, तो आपका पैक्टिन में, किसमें पैक्टिन में। तो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में, तो पैक्टिन में संपन्न होती है। जैसे देखिएगा यदि हम लोग बात करते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस विभाजन, मियोसिस विभाजन की यदि बात करते हैं तो मियोसिस जो विभाजन होता है यानी अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार के होता है। एक आपका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यानी मियोसिस विभाजन फर्स्ट, और एक मियोसिस विभाजन सेकेंड, मियोसिस विभाजन सेकेंड। तो मियोसिस विभाजन फर्स्ट की बात करते हैं तो मियोसिस विभाजन जो फर्स्ट होता है बाबू, मियोसिस विभाजन जो फर्स्ट होता है उसे भी कितने भागों में बांट दिया गया है, 4 भागों में, 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन, तो पहला यदि बात करते हैं तो प्रोफेज ना, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा का मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट, तीसरा का यदि बात करते हैं तो एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट, और चौथा बात करते हैं तो टेलोफेज फर्स्ट। ये 4 भागों में बांट दिया गया है मियोसिस फर्स्ट का। अब प्रोफेज की बात करते हैं तो प्रोफेज के कितने भागों में बांट दिया गया है, 5 भागों में बांट दिया गया है। पहला जो होता है लैक्टोटीन, पहला कौन सा होता है लैक्टोटीन होता है, पहला लैक्टोटीन। दूसरा जो होता है वह जाइगोटीन होता है, क्या होता है जाइगोटीन, लिख लीजिएगा बाबू, दूसरा जाइगोटीन, दूसरा जाइगोटीन होता है। तीसरा का यदि हम लोग बात करते हैं तो तीसरा का होता है आपका पेक्टिन, क्या होता है पेक्टिन। इसी पेक्टिन की हम बात कर रहे थे ना, इसी पेक्टिन की बात कर रहे थे जो आपका क्वेश्चन जो था ना, तीसरा का पेक्टिन होता है। तो और चौथा बात करते हैं तो डिफ्नोसिन होता है, चौथा कौन सा डिफ्नोसिन होता है। और पांचवा जो होता है वो डाइकाइनेसिस होता है, क्या होता है डाइकाइनेसिस। पांचवा कौन होता है डाइकाइनेसिस। आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा स्पेस कम था।
अब यहाँ पर देखिएगा, यही चीज आपको जो यहाँ बताया गया है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा बाबू इस सब क्वेश्चन पर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत VVI क्वेश्चन है बाबू ना। और ये जो आपका प्रोसेस बता है ना, इस चीज को बढ़िया से समझ लीजिएगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछता भी है ये वाला ना। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में संपन्न होती है? तो पैक्टिन में। अब पैक्टिन कैसे आया? हम आपको बोले अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस विभाजन 2 भागों में, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की बात करते तो 4 भागों में, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज की बात करते तो प्रोफेज जो होता है ना, उसे भी 5 भागों में बांट दिया गया, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टिन, डिफ्नोसिन और डाइकिनेसिस। और यही पैक्टिन में यदि बात करते हैं तो यही पैक्टिन में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया की जो होती है वो चरण क्या होती है? संपन्न हो जाती है। यानी पैक्टिन में क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। लिख लीजिएगा बाबू आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सभी को लिख लीजिएगा, इसको इरेज कर रहे हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन समुद्री कलम है ना। समुद्री कलम है। समुद्री कलम कौन सा है बाबू? तो समुद्री कलम की बात करते हैं तो समुद्री कलम जो होता है, आप समुद्री कलम पेनाटुला, कौन होता है? पेनाटुला। इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, कैसे समझिएगा, इसको ऐसे याद रखना है कि समुद्री के पेन की बात करते हैं, समुद्री पेन की बात करते हैं तो समुद्री पेन, रुकिए 1 मिनट, क्वेश्चन आने दीजिए। आ जाओ, काहे भाग जाता है? हाँ आ गया, इधर उधर बड़ी छटपटा रहा है ये। चलिए देखिएगा, हाँ समुद्री कलम है यानी सी पेन इज ना। सी पेन इज की बात करते हैं तो कलम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेन। और पेन से संबंधित देख लो ना कौन सा है, इसको आसानी से याद रख लेना ना, पेनाटुला। कौन सा? पेनाटुला। तो समुद्री कलम क्या है? पेनाटुला। इसे किस संघ में रखा गया है? समुद्री कलम को किस संघ में रखा गया है? तो नाइडेरिया संघ में। याद रखिएगा बाबू, किस संघ में रखा गया है? तो नाइडेरिया संघ में। ये भी क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, यहाँ पर पूछा समुद्री कलम क्या है? तो पेनाटुला। लेकिन वहां पर एक क्वेश्चन पूछ दे इसे किस संघ में रखा गया? तो नाइडेरिया संघ में। कौन सा संघ? नाइडेरिया संघ में। इसे लिख लीजिएगा बाबू, इसे नाइडेरिया संघ में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बाबू? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के विखंडन से संबंध खनिज कौन सा है ना। तो खनिज कौन सा है? तो जल के विखंडन से संबंध खनिज कौन सा रखता है? तो जल के विखंडन से संबंध जो है खनिज रखता है वह रहता है मैग्नीज। कौन सा रखता है? मैग्नीज। याद रखिएगा बाबू, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के विखंडन से संबंधित खनिज कौन सा रखता है? मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, यह सबसे पहले किसने बताया? यानी यदि बात करते हैं सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसाइंथेसिस ना, डेमोन्स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, यानी सबसे पहले किसने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए एकदम सूर्य की प्रकाश जरूरी है? तो वह बताए थे इंजेनहाउस। किसने बताए थे? इंजेनहाउस। अच्छा बताइए तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है उसको एकदम शॉर्टकट में देख लेना बाबू, एकदम देहतिया कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रहेगा, जीवन में कभी नहीं भुलाइएगा उसको। देखिएगा कैसे ना, देखिएगा कैसे आखिर प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन हम बता रहे हैं। कितना लोग के तो पता नहीं रहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। कितना विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ नहीं जानकारी है उन्हें। चलिए देखिएगा, लेकिन यदि हम प्रकाश संश्लेषण आपको बता रहे हैं हमेशा जीवन भर हमेशा याद रहेगा। देखिएगा कैसे, अब आखिर हम कैसे इस बात को बोल रहे हैं कि हमेशा याद रहेगा। आपको भी ये चीज पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है बाबू, यह प्रकाश संश्लेषण ना, प्रकाश संश्लेषण जो होता है यानी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में होता क्या क्या है? देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की अति आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, अति आवश्यक है ना। अब देखिएगा ये आपका जो है ना, एक चीज आपको बता दें कि पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ पे बनाते हैं? तो पेड़ पौधे अपना भोजन पत्ता में बनाते हैं। पत्ता
और पता कह सकते हैं, पति कहिएगा तो उसका अर्थ भी अलग निकलने लगता है ना। एक होता है पति, ई वाला पति नहीं ना, ई वाला पति नहीं, इसका मतलब हो जाता है हस्बैंड ना, और ई वाला पति के मतलब पेड़ पौधे वाला होता है। तो देखिएगा अब यदि हम लोग बात करते हैं तो ये वाला पता में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जब पता में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो यानी जहां पर भोजन बनता है ना, आपका घर में जहां पर भोजन बनता है उसे क्या बोलेंगे, किचन। तो पेड़ पौधे का किचन कौन हो गया, पति। कौन हो गया, पति। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेड़ पौधे का किचन का काम कौन करता है, तो पति काम करता है अर्थात पता काम करता है। देखते हैं हम लोग कैसे ना। सबसे पहले तो हम ये चीज समझेंगे कि आखिर प्रकाश संश्लेषण होता क्या है ना, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर सूर्य की प्रकाश ना, ये सूर्य के प्रकाश जो है ये आता है, ये आपका पता जो है सूर्य के प्रकाश लेता है। साथ में यदि हम लोग बात करते हैं तो नीचे जो है जड़, नीचे क्या है, जड़, और जड़ से लेता है बाबू जल। क्या लेता है, जल। नीचे से क्या ले लेता है, जल। और यदि बात करते हैं इन्वायरमेंट से, तो इन्वायरमेंट से ले लेता है CO2। क्या ले लेता है, CO2। और क्लोरोफिल इसमें उपस्थित रहता है, और सभी जब मिल जाते हैं तो भोजन का निर्माण कर देते हैं। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब कहिए सर इसमें क्या अजूबा था, वो तो वैसा ही था। तो देखिएगा कैसे अजूबा था से, इसको ऐसे बोलेंगे ना, जो पता जो होता है वो ऊपर से मैंने कहा सूर्य से क्या लेती है, सूर्य की प्रकाश। तो ऊपर से यानी सूर्य से क्या लेते हैं, सूर्य का प्रकाश। नीचे से माने जड़ से ना, अर्थात जो मिट्टी है ना वहां से क्या लेती है, जल लेती है। और यदि बात करते हैं वातावरण से बात करते हैं तो क्या लेते हैं, CO2 लेती है। उसी के सम्मिलित रूप में क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें 3 चीज याद रखिएगा। ऊपर ना, ऊपर से क्या लेती है, माने सूर्य से क्या लेती है, सूर्य के प्रकाश। ऊपर से सूर्य के प्रकाश, नीचे से जल, नीचे से जल, और बीचे से क्या, CO2, बीचे से CO2। तो 3 चीज याद रखिएगा, ऊपर, नीचे, बीचे। तो ऊपर से क्या, ऊपर से सूर्य प्रकाश, नीचे से क्या, जल, और बीचे से क्या, CO2। ये 3 चीज लेते हैं और मिल करके क्या बना देते हैं, भोजन बना देते हैं। उसी प्रक्रिया क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए, और प्रकाश संश्लेषण भी आप लोग समझ गए। ऊपर, नीचे, बीचे ना, यानी ऊपर से सूर्य के प्रकाश, नीचे से क्या ले लेती है, पेड़ पौधे जल ले लेती है, और बीचे से CO2 ले लेती है, और उसके बाद अपना भोजन बनाती है। अब देखिएगा बाबू, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस में प्रथम चरण है। ग्लाइकोलाइसिस में यदि प्रथम चरण की बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस में प्रथम चरण को क्या बोलते हैं, फास्फोरिलेशन। क्या बोलते हैं, फास्फोरिलेशन। इसको थोड़ा सा समझ लेना बाबू, फास्फोरिलेशन जो होता है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। यदि हम लोग बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज के तोड़ने के यानी बात करता है तो ग्लूकोज को ब्रेकडाउन की बात करता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की बात करता है, तोड़ने की बात करता है ना। तो ग्लूकोज जब तोड़ते हैं, जब ग्लूकोज टूटेंगे बाबू, जब ग्लूकोज टूटेंगे तो बताइए, जब ग्लूकोज टूटेंगे तो उसमें एनर्जी की आवश्यकता है। तो ATP एनर्जी जो है ना, ATP एनर्जी ADP के रूप में दे देता है, ठीक है, ADP के रूप में चेंज हो जाता है। अब ATP जो रहता है बाबू, यह आपका 2 में रहता है, 3 में हो जाता है। बात समझ में, मॉलिक्यूल्स में। अब क्या होता है, जब ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज जब टूटता है ना, ग्लूकोज जब टूटता है तो एनर्जी जब लगता है, तो एनर्जी जब लगता है तो 6 यहाँ ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल्स रहता है। उसके बाद एक और आपका जुट जाता है, जिसके क्या बोलेंगे, फास्फेट। क्या बोलेंगे, फास्फेट। क्या बोलेंगे, फास्फेट। जब एगो जुट जाता है तो फास्फेट बोलेंगे, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोरिलेशन। क्या बोलेंगे, फास्फोरिलेशन। ये वाला याद रखिएगा। यानी ग्लूकोज में ना यदि बात करते हैं तो 6 में एक जुट जाता है, उसी को क्या बोलेंगे, फास्फोरिलेशन। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बाबू, व्हाट इज द इंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेसिप्रेशन। कोशिकीय श्वसन में क्या बनता है, तो कोशिकीय श्वसन में आपका ATP बनता है, जिसे एडेनोसाइन ट्रिस्फेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेन शारीरिक किस प्रकार के पौधे का प्रमुख विशेषता है, तो वह C4 प्लांट। कौन सा प्लांट, C4 प्लांट। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका, विच इज प्लांट ग्रोथ ऑफ इनहेबिटर, यानी वृद्धि का संदमन कौन करता है, वृद्धि को रोकने का, पेड़ पौधे के वृद्धि को रोकने का काम कौन करता है, संदमन करने का काम कौन करता है, तो ABA। ABA के फुल फॉर्म होता है बाबू एबिस्कस ना, एबिस्कस एसिड। क्या होता है, एबिस्कस एसिड, एबिस्कस एसिड। सभी को लिख लेना। तो धन्यवाद आपको।
आज तक यही हम लोग देखते हैं 25 क्वेश्चन तक। उसके बाद जो है सो फिर अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। सभी कोई के धन्यवाद उद्देश्य बायोलॉजी क्लासेस से जुड़ने के लिए।